वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, आईएफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और वर्तमान मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच की जो अदावत है वो सबको मालूम है। किस तरह से डीके शिव कुमार ने दबाव डाल करके सिद्धारमैया को त्यागपत्र दिलवाया और मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। लगातार इस बात की रस्साकसी भी चल रही है कि मंत्रालय में किसको जगह मिलनी चाहिए, किसका डोमिनेंस होना चाहिए। लेकिन इस बीच सिद्धारमैया ने ये घोषणा की कि 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसके कई मायने हैं। वो लंबे समय से विधायक रहे हैं और वो तालुका से अपनी राजनीति शुरू करके मुख्यमंत्री तक पहुँचे हैं और उनका प्रभाव जो ओबीसी पॉलिटिक्स में है, खम्मा जो वो है, उसमें काफ़ी प्रभावशाली हैं वो, और इस बात को कांग्रेस जानती है। इन सब के बावजूद सिद्धारमैया को अपना पद छोड़ना पड़ा डीके शिव कुमार के लिए। अब डीके शिव कुमार का महत्व कर्नाटक की राजनीति में इसलिए ज़्यादा है कि वो फाइनेंसेस संभालते हैं, कांग्रेस का फाइनेंस संभालते हैं, न केवल कर्नाटक में बल्कि बाकी सब जगह भी। और इस दबाव के कारण उनको जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने हट जाने के लिए कहा। लेकिन अब ये जो चुनाव न लड़ने की धमकी है, चुनाव न लड़ने का है, उसके मतलब क्या है, उसके मायने क्या हैं? उसके सीधे तौर पर मायने ये हैं, और वो कह रहे हैं कि चुनाव में भ्रष्टाचार, राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। मतलब वो भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए, और वहाँ पर भ्रष्टाचार किसका हो गया? अगर कर्नाटक में भ्रष्टाचार हो गया है तो उन्हीं की सरकार है। मतलब ये है कि उनका केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव होगा, केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव है। उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात थी, वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे को, प्रियांक खड़गे को बना दिया गया है गृह मंत्री प्रदेश का। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव न लड़ने की बात कह करके सिद्धारमैया ने ये साफ तौर पर कह दिया कि वो नेतृत्व के फैसले पर खुश नहीं हैं, और अगले चुनाव में वो अब उन्होंने ये भी कहा कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्या वो कर्नाटक में कांग्रेस को उस तरह का समर्थन या उस तरह के जोश खरोश के साथ चुनाव में रहेंगे? ये महत्वपूर्ण बात है। और अगर वो बेमन से चुनाव में रहते हैं तो पहले से ही जो कांग्रेस की हालत ख़राब है उसमें सिद्धारमैया का विड्रॉल मोड में जाना निश्चित तौर पर नुकसान करेगा, और यही मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं। एक और बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से मुख्यमंत्री कुछ प्रदेशों में चयन किए हैं, जिसको लेकर के लोगों ने आश्चर्य जताया था कि ये मुख्यमंत्री क्या परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्री के कार्य परफॉर्मेंसेस पर एक नज़र बना करके रखी हुई है। इसलिए कि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब है। विशेष रूप से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, ये दो मुख्यमंत्रियों पर कांग्रेस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नज़र है। दूसरी तरफ जो सबसे बेहतर स्थिति में है उसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है, बेहतर नहीं, सबसे अच्छा है। न केवल अपने पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, बल्कि बाकी और पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसलिए जो स्थिति है उस स्थिति में इन दोनों पर बड़ी पैनी नज़र है, जहां पर इनका खराब प्रदर्शन है।
बाकी ज़्यादातर मुख्यमंत्री हो, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हो, चाहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, इन सब की स्थिति ठीक है, सिवाय दो जो मुख्यमंत्री हैं। और ये दो मुख्यमंत्री जो हैं वो सरप्राइज नाम थे, मतलब इनके नाम की दूर दूर तक कहीं से चर्चा नहीं थी, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कास्ट इक्वेशंस, कास्ट कैलकुलेशंस देख करके और दो बड़े नेताओं को वो जिम्मेदारी न देने के लिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले आने के लिए और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री का पद न देने के लिए ये सारी की सारी योजना बनी थी। लेकिन इन दो मामले में ये योजना फेल होती हुई दिख रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके परफॉर्मेंस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये दो बड़े प्रदेश हैं जहां से बहुत सारा चुनावी भविष्य तय होता है, इसलिए इन पर संघ की नज़र है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्य समिति है पूरी की पूरी, ऑफिस बियरर्स जो हैं, उनके नामों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। और इस बार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उनको बदला जा सकता है। दो महासचिव को छोड़ करके, विनोद तावड़े और चुग को छोड़ करके ज़्यादातर महासचिव बदले जाएंगे, इंक्लूडिंग BL संतोष। अब BL संतोष जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन महामंत्री होता है वो RSS का फुल टाइम प्रचारक होता है। तो अब एक फुल टाइम प्रचारक की ज़रूरत होगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि राम माधव की वापसी हो सकती है, लेकिन दो तरह की खबरें आती हैं कि राम माधव को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, महासचिव नहीं बनाया जाएगा। और अगर महासचिव बनाया भी जाता है तो संगठन महामंत्री या संगठन महासचिव नहीं बनाया जाएगा, ये तय है। तो अब अगर ऐसा बदलाव होता है तो कौन से नाम है जिन पर चर्चा हो रही? कहा यह जा रहा है कि अतुल लिमये जो अभी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको लाया जा सकता है, लेकिन इस बारे में थोड़ा सा संदेह का मामला है। दूसरा है कि शिव कुमार जी जो अभी उप संगठन महामंत्री हैं, उप संगठन महामंत्री, उनको एलिवेट किया जा सकता है। तो ये स्थिति है, या कोई सरप्राइजिंग नाम भी आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है उसमें BL संतोष की विदाई हो सकती है। और BL संतोष की विदाई का कारण ये है कि वो कर्नाटक से हैं। कर्नाटक में सरकार चुनाव, BJP चुनाव हार गई, उसके बावजूद वहाँ पर उनका लगातार इंटरफेरेंस होता रहता है, जिसको लेकर के संघ थोड़ा सा असंतुष्ट है, एक बात। और दूसरा ये कि कर्नाटक में निश्चित तौर पर संघ बहुत मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत बेहतर अब तक नहीं कर पाई है। दो तीन बार सरकार बनाई है, लेकिन उस सरकार बनाने में इवन सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को संगठन में ले आया जा सकता है जो बहुत मजबूती के साथ जो काम करता हो और जो डिलीवर कर पाए। अब ऐसे तो जो बंसल साहब हैं उनका नाम भी हो सकता है, लेकिन क्या बंसल साहब होंगे, अतुल लिमये होंगे, या जो तीसरा नाम है वो होंगे, ये तो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन BL संतोष का जाना भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी, बड़ी खबर होगी, तो वो भी महत्वपूर्ण है। जो चौथी चर्चा है वो है जौहर विश्वविद्यालय में जो 38 अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स थी उनको डिमोलिश किए जाने की। उस पर कमिश्नर के आदेश ने जो हैं उन्होंने रोक लगा दी है। अब इसको रोक कब तक लगी है और कब इस मामले पर आगे कार्रवाई होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी में न केवल अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स हैं 38, बल्कि वहाँ पर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी गरीब किसानों और वहाँ के लोकल लोगों की
ज़मीन को कब्जा करके बनाया गया है। और ये इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है। ये ज़्यादातर मुसलमान किसान थे, मुसलमान गरीब लोग थे जिनकी ज़मीन आजम खां के लोगों ने, या आजम खां चूँकि उस विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ता सब कुछ हैं, उन्होंने किया थे। अब आजम खां का किसी जौहर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाना ही अपने आप में वो है। और ये वही जौहर हैं जो ये दावा करते थे कि मतलब कि अ फॉलन मुस्लिम इज़ बेटर देन अ सेंट हिंदू। मतलब वो गांधी के परिप्रेक्ष्य में जब ये बात होती थी, गांधी को, महात्मा गांधी जो मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को जो इस पूरे प्रकरण में इस तरह से याद किया जाता है कि जो खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट पर गांधी को ज्वाइन करने या गांधी को उसमें बड़ी भूमिका के लिए इन्होंने ही तैयार किया था। और फिर इन्होंने ही बात की थी कि ये जो फॉलन हिंदू मतलब वाली बात है, फॉलन मुस्लिम इज़ बेटर देन अ सेंट हिंदू। तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि इनको भारत से कोई लगाव नहीं था। ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो इन्होंने अपना जो कांग्रेस का अधिवेशन स्थल था वहाँ मस्जिद भी बनवाई थी एक बार, जबकि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में हमेशा से कम रहा है, बुलाया जाता था उनको। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि इनकी मौत लंदन में हुई। लंदन में मौत के बाद इनसे इनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी कि आपको दफनाया कहाँ जाए, तो इन्होंने अपने आप को भारत में दफनाए जाने की बजाय जेरूसलम प्रेफर किया। जेरूसलम में जो अल अक्सा मस्जिद है उस कॉम्प्लेक्स में इनको दफनाया गया है। तो जिस व्यक्ति को भारत से प्रेम न हो, वो भारत, उसके नाम पर भारत में विश्वविद्यालय बनाना निश्चित तौर पर सिवाय एक कम्युनल एजेंडा और मुस्लिम वो पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com।